नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशेष टिप्स में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं। तो जैसे कि आप सभी को विदित है कि हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों की कुछ सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं लगातार और उसी में आज मैं 7th क्लास तक पहुंच चुका हूं और 7th क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो पिछले हमने काफ़ी क्लास में पढ़े भी हैं और आपने कुछ क्वेश्चन पहले भी पढ़े होंगे, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो आज आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपका आंसर आप लगा सकते हो, तो मेरे बताने से पहले आप उसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट आपके लिए खुले हुए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में विशेष प्रावधान किस राज्य की स्थिति से संबंधित है। तो 371 जी के बारे में पूछ रहा है। तो 371 जी जो संबंधित है वो मिजोरम से संबंधित है। कौन से राज्य से संबंधित है? मिजोरम राज्य के लिए कुछ विशेष उपबंध हैं वो 371 जी में। उसका मतलब इस तरह से है जैसे आपने आर्टिकल 370 के बारे में सुना होगा, है ना। 370 कौन से राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसी तरह से 371 है, तो 371 किससे संबंधित है? 371 जो संबंधित है वो आपका महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। किससे? महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन पूछा हमसे 371 जी। भाई जी 371 में तो बता दिया मैंने कि 371 में ये होगा, लेकिन 371 के कुछ पार्ट भी हैं जैसे ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। ये कुछ इसके उपभाग हैं जिनके बारे में बताया गया है 371 में। जैसे 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में हो गया। इसी तरह से मैं ये सारे इसलिए बता रहा हूँ भाई, यहाँ तो चलो क्वेश्चन में 371 जी पूछा है, लेकिन हो सकता है परीक्षा में 371 आपसे बी पूछ ले, आपसे ई पूछ ले, तब क्या करोगे, है ना। तो जब हम क्लास कर ही रहे हैं तो क्यों ना उसको पूरा तरीके से करें। तो 371 के बारे में देखो, स्टार्टिंग से फिर दोबारा से बताता हूँ। 370 किससे संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। 371 केवल 371 है, ठीक है ना, तो इसमें ए है ना बी है। तो 371 किससे संबंधित? महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। इसी तरह से 371 ए, तो 371 ए है वो संबंधित है आपका नागालैंड से। किससे? नागालैंड से, ठीक है। अच्छा, 371 बी, बी से हम याद कर लेंगे भसम, तो भसम का मतलब असम याद कर लेंगे इसको, है ना, असम। सी, सी से सीमणि, सीमणि तो मणिपुर बना लेंगे इसका। मतलब ये अपना याद करने का तरीका है, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। सी से मणिपुर हो गया। अच्छा, डी में, डी में क्या है? डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में आएगा। किसके में? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में आएगा, ठीक। अच्छा, ई में क्या है? ई में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में है, ठीक है। डी जो है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए विशेष उपबंध करता है, लेकिन ई जो है ये आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए है, ठीक है। किसके लिए है? केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए है। अच्छा, एफ, 371 एफ में क्या है? एफ को हम रिलेट करेंगे सिक्किम से। किससे? सिक्किम से। इसमें विशेष राज्य सिक्किम के लिए है प्रावधान, विशेष उपबंध है। जी मिजोरम वाला आपने पढ़ ही लिया है 371 जी। एच, एच को हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश, तो इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे? हरुण पढ़ लेंगे। हरुण क्या पढ़ेंगे? हरुण, इसलिए अरुणाचल हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। देखो भाई मैं तो ऐसे ही याद कर रखा हूँ हरुण से, एच वर्ड भी रिलेट हो जाता है, अरुणाचल से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अच्छा, आई से, है ना, एक गाना सुना हो, आई गो गोटाला, तो आई गो तो गोवा हो जाएगा, है ना, आई से गोवा हो जाएगा। अच्छा, जे से, जे किसके लिए आएगा? जे आएगा यहाँ पे कर्नाटक के लिए, कि जे तो नाटक कर रहा है। क्या कर रहा है? ये तो नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है तो कर्नाटक से रिलेट कर लेंगे। तो ये
ABCD मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये 371 और 370 पूरा समझ आ गया होगा कि ये किन किन राज्य के लिए विशेष उपबंध करता है। ठीक, तो इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 376 जो है वो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इनके? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल या अनुच्छेद 76 से संबंधित है, भारत के महान्यायवादी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भारत के सर्वप्रथम जो महान्यायवादी थे उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है MC सीतलवाड़। क्या नाम है? MC सीतलवाड़। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि भारत के पहले महान्यायवादी हैं, तो भारत के जो पहले महान्यायवादी हैं इनका क्या नाम है? MC सीतलवाड़। ठीक है। अच्छा, राज्य के जो महाधिवक्ता हैं जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? ये आर्टिकल 165 से संबंधित है। ठीक है। और ये जो संशोधन की प्रक्रिया है ये कौन से आर्टिकल में है? ये 368 में है। जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष प्रावधान जो है ये आर्टिकल 370 से संबंधित है, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है ना। तो संबंधित है भारत के महान्यायवादी। अच्छा, भारत के महान्यायवादी कौन है? ये क्या है? देखो, ऐसा होता है कि ये जो भारत के महान्यायवादी हैं ये हमारे भारत देश के सबसे सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं। यदि भारत कोई न्यायालय में केस लड़ता है किसी स्टेट राज्य के साथ तो हम इन्हीं से जो है सलाह लेंगे, AGI से, है ना। भारत के महान्यायवादी तो ये हमारे कानून अधिकारी हैं, सर्वोच्च कानून अधिकारी। भारत देश को यदि किसी तरह की सलाह की आवश्यकता है तो इन्हीं से संपर्क किया जाएगा सबसे पहले। ठीक है, इतनी बात समझ पाए होंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 376 के बारे में बता दिया इन्होंने यहाँ पे। ठीक, 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में है। 368 में संशोधन की प्रक्रिया है। 370 में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का प्रावधान है। और जैसा कि बताया कि राज्य महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसी तरह से इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति द्वारा की सलाह पर की जाती है इनकी नियुक्ति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका जी। देखिए, कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो कौन सा आर्टिकल है ऐसा जो बताता है कि भारतीय संविधान में जो लोकसभा है उसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो ऐसा आर्टिकल है आपका 93 आर्टिकल ये प्रावधान करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। अच्छा, लोकसभा क्या है? लोकसभा है भाई जो हमारी संसद है, ये संसद 3 चीजों से तो मिलकर बनी है। एक हो गया आपका लोकसभा, एक हो गया आपका राज्यसभा और इधर हो गया आपके राष्ट्रपति। इन्हीं चीजों से मिलकर बनी है लोकसभा। इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, इसमें भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, ये हमारे राष्ट्रपति जी हैं। तो इसी लोकसभा में है, इसी लोकसभा के बारे में बात कर रहा है कि इसका एक अध्यक्ष है और एक उपाध्यक्ष, जो कि आर्टिकल 93 जो है ये प्रावधान करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अच्छा, वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर हैं या अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है श्रीमान ओम बिरला जी। क्या नाम है? श्रीमान ओम बिरला जी इस समय लोकसभा के आपके स्पीकर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ पॉइंट भी हैं इसमें जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, जो चीजें जैसे इसमें ये बताया कि लोकसभा की स्थापना जो है 17 अप्रैल 1952 को हुई थी।
और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ये आपको ये सारी चीज़ें पता ही हैं। अधिकतम 550 इसकी सदन की इसमें मेंबर रहते हैं। 550 में से 530 राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 जो है यूनियन टेरिटरी से संबंधित रहते हैं। इस तरह से लोकसभा में इन सबका प्रतिनिधित्व रहता है। तो चलिए, इतनी बात आप समझ पाए होंगे, बढ़ते हैं। आपातकाल के दौरान कभी निलंबित नहीं होते हैं। बताइए कौन से आर्टिकल हैं जो आपातकाल के दौरान कभी निलंबित नहीं होते हैं, चाहे किसी भी तरह का आपातकाल लग जाए, है ना। किसी भी तरह का आपातकाल लग जाए। चलो इस बात को बताता हूँ कि किसी भी तरह के, इसके कहने का मतलब क्या था मेरा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बताइए कौन से आर्टिकल हैं जो इसमें निलंबित नहीं होते हैं। तो इसमें आर्टिकल होंगे आपके 20 और 21। 20 और 21 जो हैं ये कभी निलंबित नहीं होते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका। अच्छा, मैंने बताया कि आपातकाल, किसी भी तरह का आपातकाल, क्योंकि मैंने बताया है 3 तरह के आपातकाल होते हैं भाई। एक आर्टिकल 352 में है, एक आर्टिकल 356 में है, और एक आर्टिकल 360 में है। 352, 356, 360, 3 तरह के वो होते हैं आपके आपातकाल। ये तो हो गया आपका राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक। एक होता है राज्य आपातकाल, एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल, ठीक। ये 3 तरह की इमरजेंसी हैं या आपातकाल हैं, ठीक। आपातकाल 3 तरह के हुए। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है, 356 में राज्य का आपातकाल हो जाता है, 360 में वित्तीय आपातकाल हो जाता है। और किसी भी तरह का आपातकाल हो, आपका आर्टिकल 20 और 21 ये कभी निलंबित नहीं होते हैं, ये हमेशा बने रहते हैं एज इट इज, ठीक। चलिए, हम आपको थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंट संरक्षण प्रदान करता है, ठीक। क्या करता है, ये दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और आर्टिकल 21 में तो पता ही है आपको, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। 3 तरह के आपके ये हो गए, 352, 360, 360 आपातकाल किस तरह से हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। अच्छा, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, तो मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो कौन से आर्टिकल में है, वो आर्टिकल 167 में है। 167 आर्टिकल में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, आर्टिकल 167। जैसे कि मुख्यमंत्री की आयु जो है 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, है ना। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ योग्यताएं भी तो होती हैं, तो उन्हीं में से हैं। और ये मुख्यमंत्री को राज्य विधायिका का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जो विधायिका का सदस्य नहीं है और मुख्यमंत्री चुना जाता है, तो उसे राज्यपाल से अनुमति लेनी चाहिए। देखो, इसी तरह के मैं अभी बहुत क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, जिसमें एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे हम धीरे धीरे, है ना। अभी तो आपका बहुत, ये समझ लो, बहुत बेसिक सा वैल्यू जो है वह तैयार की जा रही है आपके लिए, एक आधार बनाया जा रहा है। तो चलिए, क्वेश्चन है, अनुच्छेद रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है यहाँ पे, कि पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बताता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये चीज बताता है। तो ऐसा आर्टिकल है आपका 47। क्या नाम है, आर्टिकल 47, जो है आपके जीवन के स्तर और पोषण के स्तर के बारे में बताता है, ठीक। चलो, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको भी बता ही दे। पिछली क्लास में भी कई बार रिपीट हुई थी ये चीज कि आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायत का गठन था, ये बताया था ना आपको, है ना। और ये आर्टिकल 41 में, आर्टिकल 41 में क्या था, कुछ मामलों में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार
ये बताया था। 43 में क्या था? 43 में कि श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी के बारे में बताया था। और आर्टिकल 43 है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी वो किस तरह से है ये बताया था। आर्टिकल 44 में बताया था चार चार अगर एक जैसे हैं तो समान नागरिक संहिता के बारे में हो जाएगा। 45 में बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान था। 46 में अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो या ओबीसी के मेंबर हो उनके लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए था। 48 में बताया था 4 दूनी 8 मार काट के बारे में है ना, पशु की बलि नहीं देना है, पशुपालन का संगठन इसके बारे में बताया था। आर्टिकल 49 में क्या है? देखो ये 7 का स्क्वायर है 49। अब जब ये 7 का स्क्वायर है तो उसी से इसको रिलेट कर लेंगे। इसी तरह से 7 का स्क्वायर हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ रहेंगे और क्या करेंगे? प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं, स्मारकों और स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण करेंगे। इस तरह से याद कर सकते हैं। आर्टिकल 50 ये न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करता है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करता है। आर्टिकल 51। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो पंचायती राज को जो परिभाषित करता है वो आर्टिकल है आपका 243। आर्टिकल 243 जो है पंचायती राज से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका को दायर किया जा सकता है? तो विशेष अनुमति याचिका को दायर किया जा सकता है, ये कौन सा आर्टिकल है आपका? ये आर्टिकल आपका 136 आर्टिकल 136 जो ये प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका को दायर किया जा सकता है। अच्छा ये है क्या चीज की विशेष अनुमति याचिका को दायर कर रहे हैं? ऐसा होता है जब कोई न्यायालय कोई अपना आदेश या निर्णय सुना देता है और निर्णय सुनाने वाले पक्ष होते हैं, कुछ एक पक्ष भी होता है, दो पक्ष भी होते हैं, कुछ समुदाय से रिलेटेड होते हैं, इस तरह से होता है। तो उसमें होना ये होता है कि कई बार जो पक्ष है एक के पक्ष में तो निर्णय चला गया, दूसरे के पक्ष में निर्णय नहीं है तो वो उससे असंतुष्ट हो जाता है। और जब असंतुष्ट हो जाता है उस निर्णय से, उस हाई कोर्ट के या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जब असंतुष्ट हो जाता है तो हम एक पिटीशन या याचिका दायर करते हैं। और जब याचिका दायर करते हैं तो उसके फिर दोबारा से सुनवाई होती है, फिर कोर्ट अपना निर्णय लेता है। तो ये है प्रावधान है कि आर्टिकल 136 में हम विशेष अनुमति या उससे परमिशन मांगते हैं याचिका दायर करने की, है ना। समझ गए होंगे आप कि आर्टिकल 136 किस बात का प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की। ठीक है। क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? इस बार आपसे भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में पूछ लिया है कि कौन सा आर्टिकल है जो भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो जो भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है वो आर्टिकल है आपका 78 या 78 जो है भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। आर्टिकल 78। अच्छा 79 में क्या है? 79 में संसद के बारे में है, भारत की एक संसद होगी। 76 में महान्यायवादी है, अभी आपने पढ़ा ही था, है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यही तो पढ़ा आपने। अच्छा 74 में क्या था? आर्टिकल 74 में एक मंत्री परिषद के बारे में बात करता है। कितने? मंत्री परिषद के बारे में कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसके लिए एक मंत्री परिषद होगी, इस तरह से आर्टिकल 74 ये प्रावधान करता है। तो समझ पाए होंगे भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य जो है कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 78 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाता है? कि जो 3 तलाक है, मुस्लिम समुदाय से संबंधित 3 तलाक जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है, ये क्वेश्चन है। तो किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? उल्लंघन करता है वो अनुच्छेद 14 का।
अनुच्छेद 14 में ऐसा क्या है जो उसका उल्लंघन करता है? तो देखिए अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है कि विधि के समक्ष जो समानता है उसके बारे में बता रहा है यहाँ पे। राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या समान संरक्षण कानून से वंचित नहीं करेगा। कि सभी व्यक्ति को समानता के साथ उनके साथ कानून की व्यवस्था की गई है, समान संरक्षण प्रदान किया गया है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही उन्हें वंचित रखा जाएगा, ऐसा आर्टिकल 14 बोलता है ना, कानून के प्रति। ठीक। दूसरी तरफ जो ये मुस्लिम विवाह या विवाह पर अधिकारों का संरक्षण है, अधिनियम 2019, ये तलाक को एक संज्ञेय अपराध घोषित करता है जिसमें 3 साल तक की सजा और कैद और जुर्माने का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय जो हाई कोर्ट है वो ये भी कह रहा है कि 3 तलाक एक आवश्यक धार्मिक प्रथा तो नहीं है। इस प्रकार न्यायालय ने 3 तलाक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी माना है। अच्छा, तो फिर इसमें विवाद क्या है? देखो, विवाद है इसमें कि जो 3 तलाक विवाह विच्छेद एक रूप है जो इस्लाम में प्रचलित था, जिसके तहत एक मुस्लिम व्यक्ति 3 बार तलाक का उच्चारण करके अपनी पत्नी को कानूनी रूप से तलाक दे सकता था। ठीक। और इसी में जो है शायरा बानो बनाम भारत संघ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक के बिदअत 3 तलाक की प्रथा को अलग रखा, जिसने मुस्लिम पुरुषों को अपनी पत्नियों को तलाक और अपरिवर्तनीय रूप से तलाक देने की अनुमति दी। तो कहने का मतलब सीधा सीधा सा इसका ये है कि ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से कैसे टकरा रहा है। भाई एक तरफ तो हम इनको तलाक दे रहे हैं, ठीक, जो मुस्लिम पुरुष हैं वो मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे रहे हैं। तो जब एक बहुत सी साधारण तरीके से उनको तलाक दे दिया जाता है, तलाक 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 बोलने से इस तरह से, तो कहीं ना कहीं तो महिलाओं की जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचती है ना। और एक तरफ हम आर्टिकल 14 में ये भी बोलते हैं कि हम उनको समान कानून संरक्षण देंगे, तो फिर कहाँ का समान संरक्षण मिल रहा है उनको जब आप 3 तलाक बोल करके उनको तलाक दे देते हैं। ठीक है, तो यही जो है आपस में इसी बात का क्वेश्चन है। समझ पाए होंगे आप कि 3 तलाक को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना गया है? तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया है। ठीक, क्योंकि ये विधि के समान संरक्षण प्रदान करता है। तो आशा करता हूँ आप बात को समझ पाए होंगे और आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और किसी भी तरह का यदि सुझाव हो तो प्लीज कमेंट करें, और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होता रहे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।